हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके पेपर का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट 2 पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजी जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट 1 वीडियो है। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, who among the following thinkers define freedom as a non-interference and consider the aim of public policy to mitigate avoidable suffering of people rather than promote happiness? तो इसमें से किस थिंकर ने जो है तो फ्रीडम को नॉन इंटरफेरेंस के रूप में डिफाइन किया है। साथ ही साथ जो पब्लिक पॉलिसी का एम बताया है वो मिटिगेट करना है जो लोगों की सफरिंग है उसको, ना कि केवल हैप्पीनेस को प्रमोट करना। तो ये जो कथन है ये कॉल पापर के हैं। देख लेते हैं जो डिफाइन किए हैं फ्रीडम एज ए नॉन इंटरफेरेंस और मिटिगेट अवॉइडेबल सफरिंग, वो कॉल पापर है। कॉल पापर जाने जाते हैं अपने कंट्रीब्यूशन टू द फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड एडवोकेसी ऑफ ओपन सोसाइटी के लिए। ये जो है तो फ्रीडम को नॉन इंटरफेरेंस के रूप में देखते हैं जो अलाइन करता है निगेटिव कंसेप्शन ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का जो निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है उससे मैच करता है, ठीक ना। ये इम्फेसिस देते हैं एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट, जो भी कंस्ट्रेन होते हैं उनको उनके एब्सेंस की बात करते हैं और वो इंडिविजुअल की जो ऑटोनॉमी होती है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। साथ ही साथ पापर्स का जो पब्लिक पॉलिसी का अप्रोच बताते हैं वो कहते हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं प्रिवेंशन ऑफ हार्म्स ओवर द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी लोगों की केवल प्रसन्नता को न देखकर बल्कि जो उनके सफरिंग है, जो दुख दर्द है उनको दूर करने पर ज्यादा ये भरोसा दिखाते हैं अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी में। इनके कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये है, पहला है द पावर्टी ऑफ हिस्टोरिसिज्म जो 1949-44 में लिखते हैं। साथ ही साथ द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनवी 1945 में ये बुक आती है, ठीक। ये क्रिटिक है टोटलिटेरियनिज्म के, साथ ही साथ ये डिफेंस करते हैं फ्रीडम को, इंडिविजुअलिज्म को, डेमोक्रेसी को और ओपन सोसाइटी के। ये विरोध करते हैं टोटलिटेरियन जो फिलॉसफी है, नेशनलिज्म, फासिस्ट, रोमांटिसिज्म एंड कलेक्टिविज्म एंड इस तरह की कोई भी आइडियोलॉजी जिसमें रिएक्शनरी और इरेशनल आइडियाज पाए जाते हैं उनका ये विरोध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब फ्रीडम एज अ साइलेंस ऑफ लॉज। तो फ्रीडम को साइलेंस ऑफ लॉज के रूप में कौन डिफाइन करता है, तो ये थॉमस हॉब्स डिफाइन करते हैं। तो फ्रेज द फ्रीडम एज द साइलेंस ऑफ लॉज इज एट्रीब्यूट टू थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स का मानना है कि जो लॉज होते हैं वो ऑप्शंस जब रहते हैं तो इंडिविजुअल के पास स्वतंत्रता होती है, नेचुरल फ्रीडम होता है कुछ भी अपने इच्छा के अनुसार करने की, ठीक। तो इसी को ये डिस्क्राइब करते हैं साइलेंस ऑफ द लॉज, और ये जो होते हैं निगेटिव फ्रीडम की बात करते हैं एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग कैस्टिगेट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज ए टैडपोल फिलोसफी। तो टैडपोल फिलोसफी के रूप में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को कौन देखता है, तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन आर एस तॉनवे जो है वो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को टैडपोल फिलोसफी कहते हैं। द टर्म टैडपोल फिलोसफी रेफरेंस टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कैस्टिगेट बाय आर एस तॉनवे। देख लेते हैं ही ये जो यूज करते हैं टैटपोर्ट फिलॉसफी, ये टर्म ये मेटाफर के रूप में यूज करते हैं जिसमें कहते हैं कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का नोशन है ये सजेस्ट करता है अलाउ अ फ्यू सक्सीड, कुछ लोगों को सफल होने में मदद करता है जबकि बहुत सारे लोग जो है तो इनिशियल स्टेज में ही रह जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे कि टैटपोल जो होता है वो कभी फ्रॉक्स नहीं बन पाता। तो इस मेटाफर में जो टैटपोल है वो इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है जो स्टार्टिंग पॉइंट में रहते हैं जिनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जबकि फ्रॉक्स उसको रिप्रेजेंट करता है जो सक्सेसफुल लोग हो जाते हैं, जो समाज में हायर पोजीशंस में पहुंच जाते हैं अपने एबिलिटी और कैरेक्टर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज गिवन आर्गुमेंट दैट एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस विच इज साइलेंट अबाउट इनइक्वालिटीज विद इन द फैमिली इज इनकम्प्लीट वन। इनमें से कौन ऐसा कहता है कि कोई भी ऐसी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो परिवार में असमानता को यदि नहीं बात करती, उस पर साइलेंट रहती है, तो वो इनकम्प्लीट उसको मानती हैं। तो ये सुसान मोलर ओकिंस जो है तो ये मानती हैं। देख लेते हैं तो जो आर्गुमेंट करते हैं कि एनी थ्योरी ऑफ जस्टिस विच इज साइलेंट अबाउट द इनइक्वालिटीज विद इन द फैमिली इज इनकम्प्लीट वन, ये गिवन दिया गया था सुसान मोलर ओकिन के द्वारा। ये प्रोमिनेंट जो है तो फेमिनिस्ट फिलोसफर हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं। इनका मानना है कि जितनी भी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस है उन्होंने जेंडर डिवीजन, लेबर जो जेंडर के आधार पर लेबर का डिवीजन है, पावर डायनामिक्स है, उसको ओवरलुक किया है, उसको नजरअंदाज किया है फैमिली के
अंदर, तो इसको वो परपेचुएट इनइक्वालिटीज के रूप में देखती हैं। ये अपना ये जो कॉन्सेप्ट देती हैं अपने बुक जो 1989 में पब्लिश होती है, जेंडर जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, उसमें ये अपना कॉन्सेप्ट देती हैं और वहाँ पर जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसका क्रिटिक भी करती है, जैसे रॉल्स, नॉजिक, इन सब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the associations of civil society may need to be reformed in the light of principles of citizenship. माइकल वार्जर calls his view। यानी इनका कहना है कि जो एसोसिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी होता है उनको सिटीजनशिप यानी नागरिकता के सिद्धांतों के अनुसार अपने आप को रिफॉर्म करने की जरूरत हो सकती है। तो ये मार्कल वार्जर अपने इस व्यू को क्या कहते हैं? इस व्यू को वो कहते हैं क्रिटिकल एसोसिएशनिज्म। ठीक, तो ये व्यू जो आता है क्रिटिकल एसोसिएशनिज्म, ये रेफर करता है माइकल वाल्जर के व्यू का। ये कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंस देते हैं, कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी होती है उसका एसोसिएशन ऑफ सिविल सोसाइटी होता है उसका एक इंपॉर्टेंस भूमिका होती है सोसाइटी में। साथ ही साथ इनका रोल जो होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस और कम्युनिटी को जो तो महत्व देना होता है। वाल्जर का मानना है वो इसको क्रिटिकल असिस्टेंस के रूप में देखते हैं कि जो एसोसिएशंस होते हैं वो क्रूशियल्स होते हैं। ये कंटिन्यूटी असेस और रिफॉर्म करने चाहिए अपने आप को टू इंश्योर द अलाइन और ब्रॉडर प्रिंसिपल्स ऑफ सिटीजनशिप के प्रिंसिपल्स के अनुसार, ताकि वो पॉजिटिवली रूप से वो कंट्रीब्यूट करें सोशल फैब्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्मिनोलॉजी जैक्सोनियन डेमोक्रेसी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी है ये किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से रिलेटेड है। तो टर्म जैक्सोनियन डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 19th सेंचुरी का पॉलिटिकल फिलोसफिकल एक मूवमेंट था जिसमें जो है तो 21 वर्ष से ऊपर के जितने भी लोग हैं, मेंस हैं, उनको जो है तो सफरेज देना था, वोटिंग राइट देना था। साथ ही साथ वो बहुत से फेडरल इंस्टीट्यूशंस का रिस्ट्रिक्शन करने की बात कर रहे थे। ये जो मूवमेंट चलाया गया था, ये जो नाम दिया गया था, 7th यूएस प्रेसिडेंट एंड्रू जैक्सन के नाम के आधार पे इस मूवमेंट्स को दिया गया था। और ये उस समय का नेशनल डोमिनेंट पॉलिटिकल वर्ल्ड व्यू बन गया था उस जनरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following thinkers has described democratic method as an institutional arrangement for arriving at a political decision in which individual acquire power to decide by means of competitive struggle for the पीपल्स वोट्स। यानी ये कौन सा व्यू देता है कि जो डेमोक्रेटिक मेथड्स होता है उसमें लीडर्स जो होते हैं वो कम्पिटेटिव स्ट्रगल करते हैं लोगों की वोट पाने के लिए। तो ये है जो तो व्यू आपका जोसेफ शुम्पीटर का। देख लेते हैं। तो जोसेफ शुम्पीटर का ये आइडिया है कि जो डेमोक्रेटिक मेथड्स होता है उसमें लोग जो हो तो लीडर्स जो हो तो लोगों की वोट पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये जो डिफिनीशंस देते हैं डेमोक्रेटिक मेथड का, ये अपनी बुक जो सेमिनल वर्क है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, इसमें देते हैं। इसमें इनका रियलिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी देखा जा सकता है जिसमें लोग जो हो तो कम्पीट करते हैं वोट को पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following thinkers recommend socialist pluralism by which he means democratizing the state। तो सोशलिस्ट प्लूरिज्म का कॉन्सेप्ट कौन देता है? तो ये पाउलेंट्स जो तो देते हैं। सेकंड नंबर जो आपका ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ यूरो कम्युनिज्म। जो यूरो कम्युनिज्म है उसका फीचर इसमें से कौन से स्टेटमेंट नहीं है? इट रिजेक्ट सिंगल पार्टी सिस्टम, ये इसका फीचर है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम पर आधारित है। इट रिजेक्ट प्रोलेटारिएट डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, सॉरी यहाँ पर डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट होना चाहिए। तो ये इसको भी रिजेक्ट नहीं करते ये। ठीक, जब रिजेक्ट करते हैं ठीक है, ये सही है। इट स्ट्रेस आर नीड ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, ये भी सही है। इट रिजेक्ट द नीड ऑफ ट्रेड यूनियंस के नीड्स को रिजेक्ट नहीं करते बल्कि ये इंपॉर्टेंस मानते हैं यूरो कम्युनिज्म में। ठीक ना, तो यूरो कम्युनिज्म जो विचारधारा है 1970s और 1980s की है, जिसमें वेस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीज रिजेक्ट नहीं करती ट्रेड यूनियंस की आवश्यकता को, ट्रेड यूनियन की आवश्यकता को इंपॉर्टेंस देती हैं, क्योंकि ये मार्क्सिस्ट थ्योरी से लिया गया है जो वेस्टर्न यूरोपियन कंडीशंस के अनुसार इसको मार्क्सिस्ट थ्योरी को अपनाया गया है। और ये रिजेक्ट किए हैं सोवियत मॉडल ऑफ कम्युनिज्म को। ठीक ना, तो इनमें ट्रेड यूनियंस जो तो वेस्टर्न जो यूरो कम्युनिस्ट विजन है उसमें ट्रेड यूनियंस एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ट्रेड यूनियंस जो तो रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स के इंटरेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग क्वाइन द टर्म डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी। जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी टर्म है इसको किसने क्वाइन किया था?
तो इसको क्या क्वाइन किया गया था जोसेफ बेसेट के द्वारा। देख लेते हैं टर्म डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी वाज क्वाइंड बाय जोसेफ एम बेसेट। ये टर्म इंट्रोड्यूस किया अपने 90s 80s की 80 की बुक है डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी द मेजॉरिटी प्रिंसिपल्स इन रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ठीक ना। तो इसमें जो तो इंपॉर्टेंस बताते हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी होती है, यानी कोई भी डेमोक्रेसी में डिसीजन मेकिंग होता है वो डेलिब्रेशंस के थ्रू होना चाहिए, ना कि केवल लोगों के एग्रीगेशंस के द्वारा, जो प्रेफरेंसेस का एग्रीगेशन है वोटिंग के दौरान उसके द्वारा, बल्कि जो डिसीजन मेकिंग हो वो डेलिब्रेशन के द्वारा होना, बातचीत के माध्यम से होना चाहिए, तो ताकि जो उसकी अथेंटिसिटी है वो बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक द रिवोल्ट ऑफ मासेस। द रिवोल्ट ऑफ मासेस बुक किसने लिखा था? तो जोस ओट्रेगा वाई गैसेट के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। तो ऑथर ऑफ द बुक द रिवोल्ट ऑफ मासेस इज जोस ओट्रेगा वाई गैसेट, है ना। ये इनकी जो बुक पब्लिश होती है 1939 में पब्लिश होती है। इसमें जो तो वो मास सोसाइटी और उसका जो इम्पैक्ट होता है वेस्टर्न कल्चर पर, उसका वो क्रिटिकल व्यू देती हैं। वो एनालाइज करती हैं कि जो राइज ऑफ मास मैन है उसका जो तो पोटेंशियल डेजर्ट देखा जा सकता है इंडिविजुअलिटी के लिए, कल्चर के लिए और पॉलिटिकल लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कंसीडर द थॉट ऑफ जॉन रॉल्स एज ए ग्लैडोस्टेनियन एंड स्पेंसेरियन। तो कौन से थिंकर्स इसमें से जॉन रॉल्स के व्यू को, जॉन रॉल्स के थ्योरी जो थॉट्स हैं उनको ग्लैडस्टोनियन और स्पेंसेरियन के रूप में देखते हैं? तो ये हैं आपके ब्रैन बेरी। ब्रैन बेरी जो होते हैं इनके व्यू को ग्लैडस्टोनियन और स्पेंसेरियन के रूप में देखते हैं, ठीक ना। ब्रैन बेरी, ब्रैन बेरी जो है तो मानते हैं, इनका करेक्टराइज करते हैं जॉन रॉल्स का जो वर्क है उसको लिबरल ट्रेडिशन जो थे विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन और हर्बर्ट स्पेंसर के जो तो जो नोशंस है, जो थॉट्स है उनसे मिलता जुलता देखते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार ये जो है तो इंडिविजुअल लिबर्टी और लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते थे, उसी प्रकार जॉन रॉल्स भी लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। वो क्रिटिक के रूप में कहते हैं कि जॉन रॉल्स की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेडिशनल लिबरल फिलोसफी के पैरामीटर्स है उसी में ऑपरेट कर रही है, उसी पे है, जिसमें पर्सनल फ्रीडम्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, फ्री मार्केट्स को इंपॉर्टेंट दिया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 हुआ, जो यूनिट सेकंड है आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 का सिलेबस का। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे आने वाली इस तरह की वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।